बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, डार्विनिज्म कर लिया था, हम लोगों ने म्यूटेशन थ्योरी करी थी और हम लोगों ने हार्डी वेम्बर जी की। और हार्डी वेम्बर नहीं, देखो हार्डी वेम्बर पढ़ने वाले हैं तो वही सर पे चढ़ा हुआ है। और हमने ह्यूगो डी वरीज और डार्विनिज्म के बीच में जो इवोल्यूशन थ्योरी उन्होंने दी थी उसके बीच में हमने डिफरेंशिएट भी कर लिया था, है ना। यानी कि हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, बट अब हम उस कंसेप्ट पे आ रहे हैं जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम हो आएगा ही आएगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चे बोलते हैं कि यार बायो इसलिए ली थी ताकि मैथ्स से पीछा छूट जाए। यहाँ देखो, यहाँ भी मैथ्स आ गई। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं बच्चों हार्डी विंगर प्रिंसिपल करेंगे और हम लोग आज कर लेंगे प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, जो कि हम मेजरली कर चुके हैं क्योंकि हमने सारे एरास पढ़ लिए हैं। और उसमें मैंने स्पेसिफिकली नोट कराया था कि कौन से एरा में जिम्नोस्पर्म आए, कौन से एरा में वस्कुलर प्लांट्स आए, कौन से एरा में कौन से प्लांट्स आए। बट हम लोग वो जो फिगर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है उस फिगर के थ्रू भी इन सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विद हार्डी विंगबर प्रिंसिपल। अब ये हार्डी विंगबर जो प्रिंसिपल है, ये पहले तो है ना, क्या है, दो साइंटिस्ट का नाम है। दो साइंटिस्ट का नाम है, एक थे यार हमारे जीएच हार्डी। ठीक है, एक कौन थे हमारे जीएच हार्डी। ठीक है, ये जीएच हार्डी जो थे ना, ये यार ये थे मैथमेटिशियन, है ना। हाँ, यही है वो जिनके वजह से क्या हुआ है, जिनके वजह से आपको बायो में भी क्या पढ़ रही है, मैथ्स पढ़नी पड़ रही, बट जरूरी है ना। और वेनबर्ग जी यानी कि डब्ल्यू वेनबर्ग जी, ये कौन थे, ये वो इंसान है जिन्होंने इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तो जेनेटिक्स में यूज हो गया आपका, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के साथ साथ, और एक यहाँ पर यूजेज है। इतना तो तुम पढ़ ही सकते हो यार। तो ये कौन है, ये है डब्ल्यू वेनबर्ग। अब इन्होंने क्या बताया कि एक पॉपुलेशन अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है ना, इन्होंने बोला यार कि अगर एक पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है यानी कि वो किसी भी तरह के इवोल्यूशनरी चेंज में नहीं जा रही है। यानी कि फॉर एग्जांपल क्या क्या बोला इन्होंने, एक प्यार से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ब्लैक में आ रहा है यार, रुक जाओ अभी कलर करके बताती हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर कौन रह रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अगर इनका जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, क्या मेंटेन्ड है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। फॉर एग्जाम्पल ना इधर पर कोई एक्सटर्नल बंदा आ रहा है, ठीक है, और ना ही यहां से कोई एक्सटर्नल बंदा बाहर जा रहा है, तो अभी क्या पूरा है, एक मेंटेन करा हुआ है, एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम को क्या किया गया है, मेंटेन किया गया है। अगर ऐसी किसी पॉपुलेशन की हम लोग बात करते हैं जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि यहां पर किसी भी तरह की इक्विलिब्रियम चेंजेस नहीं आ रही है, नो इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम नहीं, नो इवोल्यूशनरी चेंज, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ रहा है। क्योंकि लास्ट क्लास में ही बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी थ्योरी, और दोनों ही थ्योरी के अकॉर्डिंग डार्विन जी ने क्या बोला था कि छोटी छोटी वेरिएशंस आई जिनकी वजह से अक्यूमुलेशन हुई और फिर एक नई स्पीशीज बन गई। यहाँ तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम इतना है कि कुछ चेंजेस आ ही नहीं रही हैं, ना म्यूटेशन आ रही है ह्यूगो डी वरीज के हिसाब से। तो जब ये दोनों ही चीज़ नहीं आ रही है, ना ही कोई नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जितने लोग हैं वो बस मेंटेन होके एक जगह बस गए हैं, ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो अगर कोई चेंज नहीं आएगी, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, तो अगर बदलाव नहीं आएगा दया, तो इवोल्यूशन भी नहीं आएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल है यार आपका, ये सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है जहां पर क्या नहीं हो रही है, जहां पर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये उस पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है जहां पर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेबल इफ नो इवोल्यूशन, उस पॉपुलेशन के लिए जहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या है, आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब यार जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर हम लोग इसको ढंग से पढ़े, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, तो यार ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम है क्या? मतलब जेनेटिक वर्ड से आपको इतना तो समझ आ रहा होगा, कुछ जीन से रिलेटेड है ना, कुछ जीन से रिलेटेड है, कुछ अलील से रिलेटेड होगा, यानी कि वो पॉपुलेशन जहां पर आपकी जीन्स का, जहां पर आपकी अलील्स का नंबर क्या है, फिक्स्ड है, उनका नंबर क्या है, फिक्स्ड है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम जहां पर द फ्रीक्वेंसी of occurrence of alleles, the frequency of occurrence of alleles of a gene supposed to remain fixed। ठीक है, फिक्स्ड कब तक? थ्रू जनरेशंस में भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है? अगर हम लोग नॉर्मली भी यार इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि वो चीज़ जहाँ पर सब इक्वल है, इक्वालिटी है, जहाँ पर चीज़ कुछ मतलब कुछ चीज़ क्या रह रही है, कांस्टेंट सी रह रही है ना, सेम रह रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार ये चीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़, ये स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम में। हम ये टर्म बार बार यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अलील तो पता ही है ना, जेनेटिक पढ़ा है ना, मैडम ने पढ़ा दिया है। अलील क्या है? जब आपकी एक जीन पर क्या हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ जीन पर सेम लोकस पर क्या प्रेजेंट है, आपकी दो अलील प्रेजेंट होती है, यानी कि एक जीन पर दो टाइप ऑफ अलील सेम लोकाई पर लोकेट करती हैं। ठीक है, क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल अब जब ये जो हार्डी विनबर प्रिंसिपल थी, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें क्या इन्वॉल्व था, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व था यार। अब मैथमेटिक्स कैसे इन्वॉल्व था? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक जीन ली। ठीक है, एक जीन ली, मान लो कौन सी जीन ली है, ए जीन ली है। अब हमें पता है अलील कितनी होंगी, दो होंगी यार इस पे, है ना। अलील एक लोकाई पर, सेम लोकाई पर दो अलील है, एक ए है और एक ए है। क्लियर है? क्लियर है। अब यार देखो, अब हमने मान लिया इसको कैसे डिनोट करा, पी से, स्मॉल पी से, और इसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया क्यू से। ठीक है, ये क्या है, दिस रेफर्स टू दी फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी को रेफर करा हमने। ठीक है, और ये क्या है हमारी, ये है आपकी अलील्स। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोलूं, हमने क्या बोला कि यार इन्होंने बोला कि आपका जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमेशा दैट विल रिमेन सेम, यानी कि वो इक्वल टू 1 रहेगी। इन्होंने क्या बोला कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। इन्होंने बोला अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, तभी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में था, है ना, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, तभी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। यानी कि हम लिख सकते हैं दैट P प्लस Q इक्वल्स टू 1। पहला क्या आया, P प्लस Q इक्वल्स टू 1। ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है अलीलिक फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, किसको डोनेट कर रहा है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखना है, हार्डी विनबर वहां एप्लीकेबल है जहां इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर नो इवोल्यूशन
टेकिंग प्लेस। यहां पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तभी तो इवोल्यूशन कैसे हो जाएगा जब किसी भी तरह की चेंजेस ही नहीं आ रही है। अब यार देखो, जब हम लोग अलील की बात करते हैं, वो टॉल और ड्वार्फ वाला आपने क्या करा होगा, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। टॉल और ड्वार्फ वाले में हमारे पास कुछ होमोजाइगस भी आते हैं, ट्रेट्स आ जाते हैं, कुछ हमारे पास क्या आ जाते हैं, आपका हेट्रोजाइगस आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी, सोचो प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। ये देखो माँ, ये बताओ कि आपकी जो ए अलील है, ऐसी मतलब क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि ये आपके सेम लोकाई पे दोनों पे ए हो, है ना। तो ये क्या हो सकती है, एक होमोजाइगस कंडीशन में ऐसा हो सकता है ना। दोनों लोकाई पे क्या है, दोनों अलील क्या है आपकी, कैपिटल है ए है। तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, आपके होमोजाइगस कंडीशन में हो सकता है। हमने ए को, सिंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट किया था, पी से रिप्रेजेंट किया था। तो हम लोग डबल ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, पी स्क्वायर से। सेम छोटा ए, क्या स्मॉल लेटर ए, दोनों पे हो क्यू स्क्वायर। अब यार जब हम लोग बोलेंगे, ये तो दोनों हो गई क्या, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन होगी और ये होगी आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब बच्चों जब हम लोग हेट्रोजाइगस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा बताओ, ये कैसे होगा, पी क्यू दोनों है ना, 2pq। अब हम लोग अगर इसको ओवरऑल लेके चलेंगे यार, तो ये क्या होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कह सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को मैं इसको ओपन करूंगी तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। तो ये है आपकी हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, दिस इज हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। अब ये जो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन है, ये क्या करती है, इस इक्वेशन पे, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर कोई पॉपुलेशन इवोल्यूशन नहीं शो कर रही है तो हम वो किस में फॉल करेगी, वो आपकी ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन फॉलो करेगी। ठीक है, अगर हमें पता लगाना है, सोचो अगर हमें पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं, है ना। अगर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अगर इवोल्यूशन हो रहा होगा, तो ये वो पॉपुलेशन इस हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को तो फॉलो नहीं करने वाली, नहीं करेगी, यानी कि इवोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर एक हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन की हम लोग बात करें, तो इस हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के लिए यार हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो पॉपुलेशन जो होनी चाहिए जिसको ये फॉलो करे, या जो पॉपुलेशन इसको फॉलो करे, वो कौन सी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिग पॉपुलेशन। कौन सी होनी चाहिए, बड़ी पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब यार ये बड़ी पॉपुलेशन क्यों मांग रहा है, यार इतनी ज्यादा, क्या मतलब क्या चाहिए तुम लोगों को, है ना। हाँ, क्यों चाहिए ये आपका बिग पॉपुलेशन, क्यों चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा जगह, जितनी बड़ी जगह, मान लो क्लास में अगर ज्यादा बच्चे होते हो और कोई एक दो शरारत कर रहे होते हैं तो टीचर को नहीं पता लग जाता है। वैसे टीचर को सब पता लगता है, बट फॉर एग्जाम्पल ऐसे 150-200 बच्चे हैं यार, उधर टीचर को कौन शरारत कर रहा है नहीं पता चलेगा। सेम अगर कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यार, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी चेंजेस हो भी रही हैं तो नहीं पता होगा, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है मेरे दोस्त, तो यहां पर भी वही केस, अगर बड़ी पॉपुलेशन होगी तो उन चेंजेस का पता नहीं लगेगा, चेंजेस का पता नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को कौन करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को फॉलो करने के लिए, वो क्या है यार, वो है आपकी कि किसी भी तरह की म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों बालकों, क्योंकि म्यूटेशन होगी बच्चों तो चेंजेस आएंगी, चेंजेस आएंगी तो नई स्पीशीज बनेंगी, नई स्पीशीज बनेंगी तो इवोल्यूशन तो हुआ ना। और हार्डी-विनबर्ग कैसे कर लेगा फॉलो, है ना, नहीं करेगा फॉलो, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज रैंडम मेटिंग होनी चाहिए।
ठीक है, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। यहां पर कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी नहीं देखी जाएगी, किसी भी कम्युनिटी में मेटिंग हो सकती है। तो रैंडम मेटिंग इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो दिस हार्डी-विंगबर इक्वेशन। जो भी पॉपुलेशन रैंडम मेटिंग, जिस भी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं हार्डी-विंगबर फॉलो करेगा। और क्या हो सकता है, और किसी भी तरह का कोई भी माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, अगर मान लो अभी बात करी थी ना, अगर कोई इस पॉपुलेशन से बहुत सारी चीज यहाँ चलेगी, दूसरी जगह चलेगी, कुछ लोग आ गए, तो यार जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो इवोल्यूशन आ जाएगा। तो हमें इवोल्यूशन नहीं लाना है, क्योंकि हार्डी-विंगबर इवोल्यूशन वाली पॉपुलेशन को, जिस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है उसमें उसको फॉलो नहीं करती यार वो पॉपुलेशन, है ना। तो माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, दैट इज किसी भी तरह का कोई भी इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज होनी चाहिए एक पॉपुलेशन में, जब हम बोलते हैं कि यार ये पॉपुलेशन हार्डी-विंगबर क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। अब ये हार्डी-विंगबर जो इक्वेशन है यार, ये इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इससे हमें पता चल जाएगा कि कब कहीं किसी पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हो रहा होगा तो वो पॉपुलेशन इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। सेम क्या पता लग जाएगा कि क्या उस क्या कहते हैं, उस पॉपुलेशन की जेनेटिक इक्विलिब्रियम में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है या नहीं आ रही है। वो भी हमें किससे पता लग जाएगी? हमें हार्डी-विंगबर इक्वेशन से पता चल जाएगी। तो इस इक्वेशन के अपने बहुत फायदे हैं। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो, है ना, कुछ चीज आइडियल तो है नहीं यार यहाँ पे। अगर आइडियल नहीं है यार तो सोचो ना, इफेक्ट करने वाली भी बहुत सारी चीजें होंगी ना। मतलब हर किसी ना किसी चीज को क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन का भी पीछा नहीं छोड़ा है, इस इक्वेशन को भी क्या होता है, कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो एक बार हम लोग उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यार? फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझ लेना, इतने तो स्मार्ट हो यार तुम लोग। ठीक है, अब फैक्टर्स में, जब हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग बेसिकली कुछ फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, मेजरली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 5 फैक्टर्स होंगे। तो जो पहला फैक्टर है, हम लोग एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं सारे पहले, जीन माइग्रेशन। पहला क्या है? जीन माइग्रेशन। सेकंड क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, थर्ड क्या है आपका? थर्ड है बच्चों म्यूटेशन। फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका? फिफ्थ है आपका नेचुरल सिलेक्शन। इंपॉर्टेंट, 2 बार हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कौन सरवाइव कर रहा है, कौन सरवाइव नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। तो यार ये देखो, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या कर रही है यार, अफेक्ट कर रहा है। किसको इफेक्ट कर रहा है? किसको इफेक्ट कर रहा है? आपके हार्डी-विंगबर इक्वेशन को इफेक्ट करता है, इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो बताओ, जल्दी बताओ, किससे स्टार्ट करें? बताओ किससे स्टार्ट करें? किसी से भी कर लो, चलो फिर जेनेटिक माइग्रेशन से भी, माइग्रेशन से ही स्टार्ट कर लेते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट क्या है यार हमारा, फर्स्ट है जेनेटिक माइग्रेशन। अब जिन्होंने 12वीं कर ली है या जो अभी 12वीं करेंगे उनको मिलेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मिलता है ना। माइग्रेशन क्या होता है, अगर हम लोग नॉर्मली इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के तहत इसे देखें, तहत, ओ माय गॉड इतनी सारी हिंदी, ठीक है, अगर इसके थ्रू हम लोग देखें, इसके पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्या माइग्रेशन क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं यार माइग्रेशन। यानी कि अगर हम लोग अब हार्डी विंगबर्ग में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में मान लो अगर ये पॉपुलेशन थी, सेम वही एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, ये क्या है यार, ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर मूवमेंट हो रही है किसी भी तरह की, है ना, इस पॉपुलेशन से कोई बाहर जा रहा है और इस पॉपुलेशन के कोई अंदर आ रहा है, ठीक है। अगर ये मूवमेंट होती है, पॉपुलेशन से कोई बाहर जाता है, कुछ इंडिविजुअल्स क्या चले जाते हैं, दूसरी पॉपुलेशन के अंदर चले जाते हैं, और कुछ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ाई करने के लिए यार लंदन जाना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो यहाँ से, इंडिया से अब लंदन चले गए, और लंदन से कोई यहाँ आ गया, है ना, यार दिक्कत तो हुई ना, चेंज तो हुआ ना, मूवमेंट तो हुई ना। तो इसी जेनेटिक माइग्रेशन को, इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जेनेटिक माइग्रेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं माइग्रेशन। जब क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक माइग्रेशन। क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ individuals from one population to another। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में क्या होना, मूवमेंट होना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल्स के साथ क्या जा रहा है, इंडिविजुअल्स के साथ जा रही हैं जीन्स, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिकली किस चीज़ की माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पर हो रही है बच्चों जीन माइग्रेशन, यानी कि अलील्स की माइग्रेशन हो रही है। अब जब इस जीन माइग्रेशन की बात करते हैं, ये कैसे हो सकती है, या तो कोई एक, मतलब कोई एक क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन पूरा उठ के, मतलब यहाँ पर क्या होते थे, यहाँ पर एक सेक्शन रहता था, ये पूरा उठ के कहाँ चला गया, बाहर चला गया, दूसरे देश, बहुत दूर चला गया रहने, ठीक है। एक ये केस हो सकता है। क्या केस हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का एक सेक्शन, पूरा सेक्शन क्या हो गया, कहीं और चला गया, ठीक है। या फिर क्या हो गई, इंटरब्रीडिंग हो गई बिटवीन टू पॉपुलेशन। मान लो यहाँ पड़ोस में एक पॉपुलेशन थी और इधर का एक मेंबर या इधर के कुछ मेंबर ने क्या कर लिया, इंटरब्रीडिंग हो गया। अब ये इंटरब्रीडिंग होगा यार तो क्या होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो गया ना। तो जीन माइग्रेशन और कैसे हो सकता है, इंटरब्रीडिंग between member of two population। इसके वजह से क्या हुआ, यहां इसके वजह से अलील्स क्या हुए, इंटरचेंज हुए। इसके वजह से स्पेसिफिकली क्या हुआ, अलील्स इंटरचेंज हुए, ठीक है। अब अलील्स इंटरचेंज होंगे तो क्या होगा, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा तो मेरे दोस्त क्या होना है, क्या होना है, इवोल्यूशन तो हुआ ना। हार्डी विंबर्ग इक्वेशन को तो खराब कर दिया ना, अब तो फॉलो नहीं करेगा फिर ये हार्डी विंबर्ग इक्वेशन, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है किस केस में, जब हम लोग बात करते हैं यार आपका जेनेटिक माइग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे
बात तो हमें सारी करनी है। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था बच्चों आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट भी क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट भी है जब कुछ चीज बहुत अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? जब कोई चीज बहुत अलग हो जाती है। यहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट को और भी कई नामों से पुकारा गया है ना। ये कौन कौन से थे? पहला था आपका सीवाल राइट इफेक्ट, ठीक है। दूसरा नाम था नॉन, ये क्या है? एक नॉन डायरेक्शनल फैक्टर, ठीक है। क्या है? सीवाल राइट इफेक्ट बोला गया और क्या बोला गया? नॉन डायरेक्शनल फैक्टर इसको बोला गया। अब यार हो क्या रहा था? हो क्या रहा था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या है? जब क्या हो रहा है, एक जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस, एक जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर बाय चांस क्या आ गया है? कुछ चेंज आ गया है ना, सडन चेंज आ गए हैं। और वो जीन फ्रीक्वेंसी कैसी थी? वो पॉपुलेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसी थी? उसको होना जरूरी है क्या? छोटा। अगर किस जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कॉज करता है? इट कॉजेस चेंजेस इन दी जीन फ्रीक्वेंसी, इट कॉजेस चेंजेस इन दी जीन फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। सबसे बड़ी बात तो यार ये स्मॉल पॉपुलेशन, हमें तो चाहिए ही नहीं थी हार्डी विंगबर्ग के लिए स्मॉल पॉपुलेशन। क्योंकि सोचो ना, अगर कोई इतनी सी पॉपुलेशन है और कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस इतने सी पॉपुलेशन में इतना सा क्या आ गया? चेंज आ गया। यार इधर तो बहुत इजीली दिख जाएगा ना कि चेंज आ गया है, चेंज आया है। तो नहीं, हम लोग इसको हार्डी विंगबर्ग में कैसे बोलेंगे कि हार्डी विंगबर्ग में फॉल करेगी? कैसे करेगी? नहीं कर सकती, क्योंकि हार्डी विंगबर्ग के लिए तो चेंज आना ही नहीं चाहिए था। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इसमें इतना सा चेंज आया तो इतना नोटिसेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? एक जब स्मॉल पॉपुलेशन में एक सडन चेंज है ना, एक चेंज आ जाए, वो भी बाय चांस है ना, एकदम से रैंडमली बाय चांस क्या हो जाए? एक सडन चेंज आ जाए, वो भी एक स्मॉल पॉपुलेशन में। उसके वजह से क्या होगा? उसके वजह से क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट आती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एक रैंडम ड्रिफ्ट आएगी, जिसकी वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम हिल जाएगा, है ना। तो ये हिलाना नहीं है हमें जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉजेज, अरे लिख ही नहीं रहा है यार ये, कॉजेज चेंजेस, एक मिनट रुकना, causes changes in gene frequency, जो आपको मार्क करके रखना है, दैट इज बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि बिग पॉपुलेशन की बात करते हैं हम इन केस ऑफ हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन, ठीक है। अब ये क्या है? अब ये जो बाय चांस जो चेंज आया है यार, ये बाय चांस चेंज, इसके अंदर कोई सर्वाइव, ये अपने साथ किसी भी तरह का कोई सर्वाइवल एडवांटेज लेके नहीं आता। इसमें क्या हो रहा है? यहां पर अपने साथ क्या लेके नहीं आया है? नो सर्वाइवल एडवांटेज। अब मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो क्या हुआ? चेंज आया है ना। कुछ चेंज क्या होते हैं? कुछ चेंज आपको आगे अडाप्ट करने में, अपने आप को अडाप्ट करने में क्या होता है? आपको हेल्प करते हैं ना, कि आप आगे सरवाइव कर लोगे। तो आपके लिए वो क्या लेके आया? वो एक एडवांटेज लेके आया है, किसकी? सर्वाइवल एडवांटेज के लिए। यहाँ चेंज आया,
छोटी पॉपुलेशन में चेंज आया, अचानक से चेंज आ गया। अब वो चेंज आया तो आया, अपने साथ कोई एडवांटेज नहीं लेके आया जिससे वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को या उस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को क्या कर दे, एक सर्वाइवल रेट उसका इंक्रीज कर दे। कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल यार, आपका 10th में हमने वो बीटल्स वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, याद नहीं है, याद करो। ग्रीन पत्ती थी, रेड बीटल्स थे, रेड बीटल्स के बाद उनमें क्या हो गया, अचानक से चेंज आया तो ब्लू कलर के बीटल हो गए। अब यार उस हरे पत्ते पे ग्रीन भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा। अब जब दोनों दिखना ही है तो वो जो ब्लू वाला चेंज होके आया था बेचारा, ऐसे आया था कि अब मुझे कोई रोक के दिखा दे, लेकिन ब्लू कलर का हो गया। प्रीडेटर्स को तो वो भी दिख जाएगा ना, वो कौन सा अपने आप को कैमोफ्लैज कर ले रहा है उस हरे पत्ते में, नहीं कर पा रहा। तो ये क्या लेके आया था, एक सर्वाइवल एडवांटेज लेके नहीं आया था। अब जब सर्वाइवल एडवांटेज लेके नहीं आया है तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या है, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट है या नॉन डायरेक्शनल एक फैक्टर है। अब ये हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी क्या है, दो तरह के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। पहला क्या था, पहला है बच्चों, क्या था नहीं क्या है, पहला है फाउंडर्स इफेक्ट, है ना। आजकल वैसे भी स्टार्टअप्स का ज़माना है, बहुत ज़्यादा स्टार्टअप हो रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं लोग, ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ, ये एक पॉपुलेशन थी, ये एक क्या थी, एक पॉपुलेशन थी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, ठीक है। अब क्या करा यार, इस 4 नंबर वाले ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाला, अलग किया, और ये कहीं और जाके रहने लगा। कहीं और जाके जब रहने लगा तो इसने क्या करा, अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू करा। सेम प्लेस पे क्या करा, अपना नंबर इंक्रीज करने शुरू करा और एक पॉपुलेशन क्रिएट करी। तो यार इस पॉपुलेशन, ये जो नई पॉपुलेशन है, उनके लिए ये क्या है, ये 4 नंबर वाले तो फाउंडर है ना। जैसे एक हर कंपनी का कोई फाउंडर होता है, वैसे ये क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, फाउंडर है, ठीक है। यानी कि यहां पर इस 4 नंबर वाले ने इट एक्ट एज फाउंडेशन, फाउंडेशन की तरह एक्ट किया। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक नई पॉपुलेशन स्टार्ट हो गई और यहाँ पर क्या आ गई, दिक्कत करके छोड़ के चली गई, जेनेटिक इक्विलिब्रियम चला गया, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने, और दूसरा हमारा था बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट। अब जब यार आप कोई भी पानी की बोतल देखते हो, है ना, उसमें मान लो आपने क्या करा है, उसमें आपने बहुत सारी, वो एक पानी की बोतल हम लोगों ने एक्ट करी है एज, हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है उसको एज अ पॉपुलेशन। ये एक पानी की बोतल है, हाँ, इससे ख़राब नहीं बना सकती मैं, तो आप समझ जाओ। और इस पानी की बोतल में क्या है, अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह की लोग और पॉपुलेशन और बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहे हैं यार, ये रह रहे हैं, मिलजुला के रह रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ तो इस बॉटल के गर्दन से आराम से निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना। कुछ क्या करेंगे, इस बॉटल की गर्दन से आराम से निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसके साइज का होगा, है ना, निकल के बाहर आ जाएंगे। कुछ नहीं निकल पाएंगे। तो बॉटल नेक इफेक्ट क्या बोलता है, बॉटल नेक इफेक्ट बोलता है, एक मिनट नहीं बोलता, बॉटल नेक इफेक्ट बोलता है कि कुछ ही अलील्स क्या होती हैं, क्या होता है, ड्रिफ्ट हो जाती हैं। ये इफेक्ट बोलता है ओनली फ्यू अलील्स गेट ड्रिफ्टेड। जैसे मान लो यार, कॉलेज में बड़ा होता है यार ये कि मतलब फर्स्ट ईयर में ना इतना बड़ा सारा ग्रुप चलता है साथ में, है ना, 12-13 लोग एक ही ग्रुप में बोलते हैं, एंड तक सारे साथ रहेंगे और ग्रुप बनते हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन धीरे 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 करके क्या होता है, वो ग्रुप अलग अलग, लास्ट में बचता है अकेले 2 आदमी या मुश्किल से 1 आदमी, ऐसी बचता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बॉन्ड वीकन होता जाता है ना। बॉन्ड क्या है, जिन लोगों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में 5 लोग का ग्रुप था या 10 लोग का, 8 लोग ले लेते हैं। अब उन 8 में से जब अब सेकेंड ईयर में गए तो क्या हुआ, 2 अलग हो गए। 2 अलग क्यों हुए, 2 अलग इसलिए हुए
क्योंकि शायद उन 2 का उन बाकी 6 से बॉन्ड क्या हो गया था, वीकन हो गया था। सेम यहाँ पर भी जिस अलील का, क्या कहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस अलील का क्या हुआ है, बॉन्ड वीकन हो गया है, वो क्या करते हैं, सिर्फ वही क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे, वो दूर हो जाएंगे। अब अलग होंगे, ड्रिफ्ट होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, तो क्या होगा, चेंज तो होगा ना। ये एक तरह का क्या है, चेंज इवेंट है, यानी कि इवोल्यूशन आने के चांसेस है। ठीक है, अब इसके वजह से इसमें क्या होता है, इसमें हो सकता है डिक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका के अंदर चीता का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चीता की पॉपुलेशन क्या हो गई है, कम हो गई है, ड्यू टू हंटिंग। अब जब हंटिंग के वजह से चीता की पॉपुलेशन यार कम हो गई है, तो अब जो उधर पर कुछ चीता बचे हैं, कुछ चीता जो है उधर पर बचे हैं, उनमें क्या है, डिजीज का अमाउंट क्या है, बहुत बढ़ गया है ना। उनके अंदर वही चीज, क्योंकि आपस में मेटिंग हो रही है, आपस में मेटिंग हो रही है, जिसके वजह से वो डिजीजेस, कुछ डिजीजेस क्या होती है, अक्यूमुलेट कर करके वो डिजीज का अमाउंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी के साथ साथ ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी इट कैन नॉट बी रिवर्स नहीं करी जा सकती, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। उसके बाद किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, उसके बाद बात करते हैं हम लोग म्यूटेशन के बारे में। ठीक है, थर्ड क्या है, म्यूटेशन। अब बच्चों जब हम लोग म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं, म्यूटेशन के बारे में क्या पता है सबको, म्यूटेशन के बारे में पता है कि ये क्या है, रैंडम चेंजेस है ना। ह्यूगो डी वरीज वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, अचानक से क्या होती है, कुछ चेंज आ जाता है जेनेटिक्स में, आपके जेनेटिक कॉम्बिनेशन में, किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉम्बिनेशन में क्या आया, चेंज आ गया, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज बन जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग बोलते हैं यार इवोल्यूशन हो गया, ओहो हो इवोल्यूशन हो गया, कुछ नया बन के आया है, यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो म्यूटेशन की जब हम लोग बात करते हैं, म्यूटेशन क्या शो कर रही है, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर random changes in the genetic equilibrium, जिसके वजह से क्या बन जाती है, न्यू स्पीशीज की भी फॉर्मेशन हो जाती है, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशनरी, जो क्या है, एक तरह का इवोल्यूशनरी चेंज है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मोस्टली क्या होती है, मोस्टली म्यूटेशंस जो होती हैं, मोस्ट म्यूटेशंस आर harmful और न्यूट्रल। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, म्यूटेशन हार्मफुल हो सकती है, या फिर वो कोई भी तरह का, किसी भी तरह का चेंज शो नहीं करेंगी। ठीक है, और म्यूटेशंस के जो रेट होते हैं बहुत स्लो होता है, म्यूटेशन रेट्स आर वेरी स्लो। ठीक है, तो ये था यार, इसके वजह से भी क्या हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, जिसके वजह से वो क्या होगा, हार्डी-विंगर फॉलो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जेनेटिक, फोर्थ, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जब हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्या हुआ, जब आपका गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है ना, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, दो अलग अलग गैमीट बने, मेल पेरेंट का अलग था, फीमेल का अलग था, है ना, स्पर्म और ओवा क्या बने, गैमीट फॉर्मेशन हुए। जब उनकी फॉर्मेशन हुए, उन दोनों में क्या था, उन दोनों में कुछ अलग अलग तरह की अलील्स प्रेजेंट थी। क्या प्रेजेंट थी, अलील्स प्रेजेंट थी। अब क्या हुआ,
वो अलील अलग अलग थी, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ फ्यूजन। फ्यूजन होने के वजह से क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई जीन्स के बीच में। अब क्या हो गया, जाइगोट बन गया। उन दो अलग अलग सेपरेट अलील्स का क्या था यार, अब उनके बीच में उनको कोई मतलब कोई चॉइस ही नहीं था, उनको आपस में क्या करनी पड़ी, क्रॉसिंग ओवर करनी पड़ी। क्रॉसिंग ओवर के वजह से क्या आया, क्रॉसिंग ओवर के वजह से आई बच्चों वेरिएशन। और जब वेरिएशंस आई तो हमें क्या मिले, नए नए तरह के रिकॉम्बिनेंट्स मिले। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से यार क्या हुआ, आपका जो एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन था वो क्या हो गया, थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, उसको उस पर थोड़ा सा क्या हो गया, असर पड़ गया। अब लास्ट और जो मेजर हमें पढ़ना है ना, जिसको आपको भूलना नहीं है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ इज नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये मैं नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी पिछले दो लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। चलो एक लाइन बता देती हूँ, है ना। जब क्या हो रहा है, जब नेचर सिलेक्ट कर रही है ना, जब नेचर सिलेक्ट कर रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक मिनट, हम लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम आपकी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है यार, एक तरह का अभी निकालती हूँ, मुझे बस मिल जाए, ओपन, हाँ, एक ग्राफ दे रखा है ना, एक ये सुंदर सा प्यारा सा ग्राफ दे रखा है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है ना, क्या है, एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। तो एक बार इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। अब अच्छे से देखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम अच्छे से देखते नहीं हो। अब आई गेस अच्छे से दिख रहा होगा, है ना, वाइट पे थोड़ा सा वो हो जाता है, बट आई गेस अब दिख रहा होगा। ठीक है। अब यार हो क्या रहा था यहाँ पर, मतलब इधर पर हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि नेचुरल सिलेक्शन क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था जब कोई एक पर्टिकुलर चीज क्या कर रहा है, नेचर सिलेक्ट कर रहा है ना, नेचर सिलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं टी, है ना, और इसको इससे करवाएंगे तो टी मिलेगा और एक मिलेगा आपका टी, जो बीच का हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको मिलती है, ठीक है। एक क्या मिल रही है आपको, हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है। अब ये क्या है, बेसिकली हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, इन दोनों का मीन है ना, इन दोनों का क्या है, मीन वैल्यू है, ठीक है। अब जो इनकी मीन वैल्यू है यार, ये क्या है, एक नॉर्मल ग्राफ है, बिल्कुल नॉर्मल ग्राफ है ये वाला आपका, ठीक है। जहां पर क्या हो रहा है, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ये जो मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स है इनको यहाँ पर फेवर किया जा रहा है, यानी कि इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या है ज्यादा, संख्या यानी कि इनका नंबर है ज्यादा। अगर मान लो, है ना, अगर मैं तुम्हें या फिर कोई आपको फेवर करता है तो आप होते हो ना कि अब बोल के दिखा मुझे, है ना, मेरे पास ये है, तो यानी कि आप उस समय फेवर में हो, है ना, तो आप क्या हो जाते हो, आपका एकदम से कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है। सेम यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या है, मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स की क्या है, संख्या ज्यादा है। अगर मान लो कभी कभी क्या होगा, कभी कभी होगा कि ये ही मीडियम साइज्ड, ये मीन वैल्यू को क्या किया जाएगा, इसको फेवर किया जाएगा, इसको क्या किया जाता जा रहा है, इस मीन वैल्यू को फेवर किया जा रहा है। और इस फेवर के वजह से, ठीक है, इस फेवर के वजह से ये नॉर्मल ग्राफ से क्या हो रहा है, थोड़ा और ऊंचा हो रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना, उसी तरफ बढ़ रहा है। इस तरह के चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, सॉरी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको बोलेंगे, जब आपकी मीन वैल्यू हुई क्या करी जा रही है, उसको और फेवर किया जा रहा है, ठीक है।
अब कभी कभी क्या होगा, हमेशा मीन वैल्यू को थोड़ी करेंगे, अब कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको फेवर कर देंगे, ठीक है, ये बेचारी दो ऐसी रह जाएंगी, कभी कभी इसको फेवर कर देंगे, है ना, ये बेचारी दो ऐसी रह जाएंगी। तो ये आपका नॉर्मल ग्राफ था ना ये। अब यार देखो, अगर मैंने मान लो आपका कैपिटल टी फेवर कर दिया तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ, है ना, होगा ना, उसको फेवर कर रहा है। अगर मैं मेरे तरफ ये दो इंसान खड़े हैं और मैं इसको फेवर कर रही हूं, तो मैं क्या करूंगी, इसकी तरफ जाऊंगी, है ना, फेवर करने का मतलब क्या है, इस तरफ जाऊंगी। ऐसे ही ये ग्राफ क्या करता है, उस डायरेक्शन में क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है जिसको ये फेवर कर रहा होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभी हमेशा इस मीन वैल्यू को थोड़ी इतना वो देंगे, भाव देंगे, तो कभी कभी इसको भाव ना देके आपका टी टी और इस टी टी को, है ना, ये जो आपका टॉल वाले दोनों थे होमोजाइगस, और ये जो हेट्रोजाइगस वाला होमोजाइगस वाला ही डॉर्फ था, इसको हम लोग क्या देते हैं, बहुत ज़्यादा भाव दे देते हैं, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा फेवर दे देते हैं। उस केस में क्या होता है, हमको मिलती हैं ऐसे करके दो पीक, और आपकी मीन वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के सिलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके। और बेसिकली क्या हो रहा है, मीडियन यहाँ कम हो रही है और एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो ये है आपका सिलेक्शन, जहां पर क्या हो रही है, सर्वाइवल एडवांटेज। नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर होता है बच्चों, यहां मिल रहा है सर्वाइवल एडवांटेज। इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन वाला एग्जाम्पल याद है जो हमने पढ़ा था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, व्हाइट वाली मौत बढ़िया खुश घूम रही थी, और वहीं पर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, आपकी ब्लैक वाली मौत क्या हो गई, खुश घूमने लग गई, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या था, किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन था, सोच के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन होगा यार, जहां पर पहले व्हाइट वाली क्या थी, खुश घूम रही थी, जहां पर व्हाइट वाले को फेवर किया जा रहा था, और बाद में किसको फेवर किया गया, ब्लैक वाली को फेवर किया गया। तो ये क्या था, एक तरह का डायरेक्शनल सिलेक्शन था, है ना, किसी एक तरफ आपका जा रहा था, ठीक है। अब आज की क्लास में हमने हार्डी विंगबर्ग पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, हार्डी विंगबर्ग के जो टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम लोग आपका इवोल्यूशन ऑफ एनिमल और मैन का इवोल्यूशन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अभी हम लोग, क्योंकि मैंने मैन का बोला और एनिमल का बोला, तो प्लांट्स को क्यों छोड़े, तो प्लांट्स का इवोल्यूशन कर लेते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, origin and evolution of plants। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम इसके लिए भी एक पिक्चर लेके आए हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, जो आपका NCERT में दी गई है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, NCERT से वो पिक्चर निकालनी है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा एडजस्ट करने दो यार, है ना। आई होप आप दिख रहा हो। दिख रहा है, एटलीस्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी NCERT खोल के रखनी है इस टाइम पे। अब
कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जब हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता है यार लाइफ कहाँ आई थी, सबसे पहले लाइफ आई थी पानी में, प्लांट्स भी कहाँ आए थे, पानी में। तो जो एक्वेटिक ग्रीन एल्गे है ना, एक्वेटिक ग्रीन एल्गे थी वो क्या है, उस वही मतलब अगर हम लोग इवोल्यूशनरी प्रूफ्स देखें तो उसी से हमें क्या पता चला कि एक्वेटिक ग्रीन एल्गे हैज गिवन राइज टू ग्रीन लैंड प्लांट्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला कि एक्वेटिक, एक मिनट, एक्वेटिक ग्रीन एल्गे ने क्या किया है, इसने हैज गिवन राइज टू ग्रीन लैंड प्लांट्स। क्या किया है, ग्रीन लैंड प्लांट्स को किसने राइज किया है, किसके वजह से आए हैं, वो आए हैं बच्चे आपके एक्वेटिक ग्रीन एल्गे के वजह से। ठीक है, अब यार देखो कुछ कुछ चीजें हो रही थी, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, डायग्राम्स को नहीं देखना बट आपको डायग्राम को देखना है, तो डायग्राम को जब आप देखोगे तो ये देखो, ये आपका क्या है, क्लोरोफाइटी एंसेस्टर्स है, ट्रैकियोफाइटी आपका राइना टाइप प्लांट्स और साइलोफाइटन। अगर आप ये ट्रैकियोफाइटी को देखोगे तो यहां से क्या हो रहा है, एक लाइन निकल रही है ऐसे करके और किसके पास जा रही है, ज़ोस्टेरोफाइलम के पास जा रही है। अब ये जो ज़ोस्टेरोफाइलम क्या था, ये था आपका वस्क्यूलर, ये क्या है, इट इज अ जीनस ऑफ, जीनस लिख लेना यार, एक मिनट, हाँ ये क्या है, सारा मिट गया यार, आ ही नहीं रहा, एक मिनट रुक जाओ यार, फिर तुम्हें दिखेगा नहीं, फिर बोलोगे, रुक जाओ, सॉरी, करो करो, अभी पढ़ते हैं, बस ये लास्ट थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचता है। ठीक है, अब हाँ चलो अब आ जाते हैं विदाउट डूइंग एनी मिस्टेक। तो हमने यार ये एरास पढ़ लिए थे, हमें पता है पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा है, और इसमें हम लोगों ने क्या थे, कुछ डिवीजन करे हुए थे। ठीक है, हम लोगों ने इसका यार वो भी करा था, एक बहुत प्यारा सा अनोखा सा हम लोगों ने निमोनिक्स किया था। ठीक है, तो हमें पता है, मैं ऑलरेडी डिटेल में करा चुकी हूँ कि कौन से एरा में कौन सा प्लांट आया, कौन सा प्लांट क्या, कौन सा तरह का फाइलम क्या कर रहा था, या डिवीजन अगर प्लांट्स के केस में बात करें तो वो सब किस टाइम पे कौन से एरा में डोमिनेट कर रहा था, किस टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हुआ, इस सब के बारे में मैं लिखवा चुकी हूँ, एक बार इससे देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ट्रैकियोफाइटी जब आप देखते हो, ये कहाँ, इस ट्रैकियोफाइटी से कौन आया, ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम क्या है, इट इज अ जीनस ऑफ वस्क्यूलर लैंड प्लांट्स। क्या है, जीनस ऑफ वस्क्यूलर, वस्क्यूलर यानी कि जिसके पास जाइलम फ्लोएम है या दोनों में से कोई है, वस्क्यूलर लैंड प्लांट्स। ठीक है, अब आपने देखा ये तो सीधा सीधा चल रहा था, ये थोड़ा सा ना ज़ोस्टेरोफाइलम थोड़ा सा डाइवर्ज हो गया, थोड़ा सा ना अलग हट के आ गया, थोड़ा दूसरी रोड नॉट टेकन इसने ले ली। ठीक है, जब इसने रोड नॉट टेकन ली उसके वजह से क्या हुआ, कहां पर आया, सिल्यूरियन में क्या आ गया, ये डाइवर्ज हो गया, ट्रैकियोफाइट से कहां चला गया, ज़ोस्टेरोफाइलम के अंदर चला गया। और ये आपके डेवोनियन पीरियड तक ज़ोस्टेरोफाइलम क्या कर रहे थे, दे वर डोमिनेंट, यानी कि सबसे ज्यादा डोमिनेंसी कौन शो कर रहे थे, आपके ज़ोस्टेरोफाइलम कर रहा था, क्या डोमिनेंसी शो कर रहा था। ठीक है, इसके बाद इस ज़ोस्टेरोफाइलम से अगर आप ऊपर की तरफ आओगे तो क्या हुआ, एब्रोसेंट लाइकोपोड्स ओरिजिनेट हुए, और क्या ओरिजिनेट हुए, हर्बेशियस लाइकोपोड्स ओरिजिनेट हुए। अब जब हम लोग इस लाइकोपोड्स की बात करते हैं, लाइकोपोड्स क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह के ट्रैकियोफाइट है, क्योंकि एंसेस्टर तो यही है, एंसेस्टर से क्या मिला हमें, ज़ोस्टेरोफाइलम, और फिर हमें लाइकोपोड्स मिल गए। जब हम इस लाइकोपोड्स के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपके ओल्डेस्ट एक्सटेंट
वस्क्यूलर प्लांट्स है। क्या है? ओल्डेस्ट एक्सटेंक्ट वस्क्यूलर प्लांट्स। एक्सटेंट इन माने के लिविंग, ठीक है, ठीक है, क्या है? लिविंग, ठीक है। अब आपने देखा कि ये क्या था, एब्रोस एंड लाइकोपोड्स क्या थे पैलियोजोइक एरा में, देवर डोमिनेंट, देवर शोइंग डोमिनेंसी। बाद में आके क्या हो गया, बाद में ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। बाद में क्या हो गए, मतलब प्रेजेंट थे बट डोमिनेंट वे में प्रेजेंट नहीं थे, बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, एंड ऑफ पैलियोजोइक एरा में। अब ठीक है, अब देखो हमने क्या बात करी, ट्रैकियोफाइटी से। ट्रैकियोफाइटी से एक तो यहाँ निकल गया ज़ोस्टेरोफाइलम में, एक कहाँ आ गया, एक बन गया या राइना टाइप प्लांट्स बन गए। अब जब हम लोगों ने राइना टाइप प्लांट्स के बारे में बात करी तो ये क्या थे, सबसे पहली बात तो ये क्या हो चुके हैं, दे आर नाउ एक्सटिंक्टेड। क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब जब बच्चों ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये भी क्या थे, ये भी जीनस किसके अंदर आते थे, वस्क्यूलर लैंड प्लांट्स। जिसके बाद क्या बना, राइना टाइप प्लांट से क्या मिला आपको, साइलोफाइटन मिला, और इससे आपको क्या मिले, कॉनिफर, साइकेड्स, ये सारी चीजें आपको इससे ओरिजिनेट होती हुई दिखी। फर्न्स, कॉनिफर, साइकेड्स, ये सारी चीजें आपको इससे ओरिजिनेट होते हुए दिखी। खुद ओरिजिनेट हो गई, इस सबको ओरिजिनेट कर दी, और खुद क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों, हैं? चलो अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि देखो इसी साइलोटम साइलोफाइटन से क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके प्रोजिम्नोस्पर्म्स आए, फिर सीड फर्न्स आए, सीड फर्न से कुछ साइकस, हमें साइकैड्स मिले, ठीक है, कुछ हमें डाइकॉट्स, फिर हमें डाइकॉट्स मिलने लगे, फिर हमें एंजियोस्पर्म्स बनने लगे, जहाँ पर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स मिलने लगे। और ये किस एरा में क्या हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये है बच्चों आपका क्या, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। ये हमने बहुत क्लियर वे में कर लिया है, कहाँ पर, आपका सीनोजोइक मीजोजोइक एरा जब हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर मैं पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पर आपको डायग्राम सहित समझा दिया गया है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और हम लोग करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। आपका इवोल्यूशन थोड़ा दिमाग फ्री करके आना, आपके अपने बारे में पढ़ोगे, अब तक भी अपने आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब अपने बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए प्लीज़ पढ़ते रहो, ठीक है, बाय।